रात के खुले आसमान को देखकर अक्सर ये सवाल दिमाग में जरूर आता होगा दोस्तों कि ये चमकते हुए खूबसूरत तारे दिन के उजाले में आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं। हाँ, और या फिर प्राचीन भारत में हमारी आकाश गंगा को प्रकाश की बहती नदी क्यों कहा जाता था। बिल्कुल, आज इन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। और देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए ना एक छोटी सी एनालॉजी ले सकते हैं। जैसे अगर एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक छोटी टॉर्च चलाई जाए तो उसकी रोशनी बहुत साफ और तेज दिखती है। अच्छा, राइट। पर जैसे ही उस कमरे की सारी बड़ी लाइट्स ऑन कर दी जाए तो वो टॉर्च की रोशनी दिखना बंद हो जाती है, हालांकि वो टॉर्च वहीं जल रही होती है ना। ठीक वैसे ही सूर्य के बेहद तेज प्रकाश के आगे बाकी तारे दिन में छुप जाते हैं। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया है। ये आसमान का रहस्य ही आज की हमारी इस पूरी चर्चा का आधार बनने वाला है। तो दोस्तों, आज बात होने वाली है इस चैप्टर पर जिसका फोकस है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और इस डीप डाइव में हम ग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर की गहराई को कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विभूति एकेडमी में। यहाँ सब्जेक्ट को इतना गहरा और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं कि किसी अलग से कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप लोग तैयार हो जाइए और पूरा फोकस यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। सबसे पहले आसमान में सबसे आकर्षक छवियों में से एक से करते हैं, यानी चंद्रमा से। महीने में एक बार चंद्रमा पूरा गोल और चमकदार दिखता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। सही बात है, पूरा चांद। और फिर धीरे धीरे इसका आकार घटने लगता है और ठीक 15 दिन बाद ये बिल्कुल नहीं दिखता। उस घने अंधेरे वाली रात को अमावस्या कहा जाता है। और एक मजेदार फैक्ट बताऊं, अगर आसमान साफ हो तो अमावस्या की रात तारों का अवलोकन करने के लिए सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि चांद की रोशनी का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता वहां। एग्जैक्टली। और यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आखिर ये सब है क्या? वही तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा और रात में आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं मिलाकर खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। इन सब का आसमान में अपना एक अलग महत्व है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इन खगोलीय पिंडों की अपनी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। बिल्कुल। कुछ पिंड आकार में बहुत बड़े और विशाल गर्म गैस के गुब्बारे जैसे होते हैं। इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा यानी हीट और प्रकाश होता है, यानी उनकी अपनी लाइट होती है। हाँ, ये इस ऊष्मा और प्रकाश को बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। एक ऐसी लगातार चलने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन इनके अंदर होती है जो इन्हें चमकाती है। और इन्हीं विशाल और गर्म पिंडों को तारा या स्टार कहा जाता है। वेट, रुकिए। अगर तारे वो हैं जिनकी अपनी गैस, हीट और लाइट होती है, तो इसका मतलब सूर्य भी एक तारा हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा फैक्ट है जहां एग्जाम में बहुत कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। लोग सोचते हैं कि सूर्य तो सूर्य है, वो तारा कैसे हो सकता है? पर परिभाषा के हिसाब से वो हमारा सबसे नजदीकी तारा ही तो है। इससे नोट करना बहुत जरूरी है। सही पकड़ा है आपने। पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि सभी खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश नहीं होता। अच्छा। प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्टा ने सदियों पहले ये साबित कर दिया था कि ग्रह और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। तो वो चमकते कैसे हैं? वो दरअसल एक आईने की तरह काम करते हैं। जैसे अंधेरे में किसी आईने पर लाइट मारो तो वो चमकता है ना? वैसे ही ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में बड़ी मददगार साबित होती है। क्या बात है। लेकिन देखिए, इन तारों का काम सिर्फ आसमान को खूबसूरत बनाना नहीं था। पुराने दौर में जब स्मार्टफोन्स नहीं थे, जीपीएस नहीं था, तब यही तारे नेविगेशन का काम करते थे। सही कहा। रात के आसमान में तारों के जो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और एक बहुत ही फेमस नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, जिसे बिग बेयर भी कहते हैं। राइट। और सप्तर्षि भी इसी का हिस्सा है ना? हाँ, इसी विशाल आकृति का एक छोटा हिस्सा है सप्तऋषि। नाम से ही समझ आता है, सप्ता मतलब 7 और ऋषि मतलब संत। ये 7 तारों का एक समूह है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। एकदम एक कलछी या एक बड़े क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है। और इसका सबसे बड़ा उपयोग पहले दिशा ढूंढने में होता था दोस्तों। पर सवाल यह है कि आखिर उन 7 तारों से दिशा कैसे पता चलती थी? इसका मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। सप्तऋषि मंडल के आगे के 2 तारों को संकेतक तारे या पॉइंटर स्टार्स कहते हैं।
अगर उन दोनों तारों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचकर आगे बढ़ाया जाए तो वो सीधा ध्रुव तारा को पॉइंट करेगी। एग्जैक्टली वो सीधा ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार को पॉइंट करती है। और ध्रुव तारा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आसमान में हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में फिक्स रहता है। पर एक सेकंड, ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह क्यों रहता है? बाकी सारे तारे तो आसमान में घूमते हुए लगते हैं। इसके पीछे का लॉजिक बताइए। इसके पीछे पूरा खेल पृथ्वी के रोटेशन का है। ध्रुव तारा आसमान में ठीक उसी जगह पर स्थित है जिस दिशा में पृथ्वी का रोटेशन एक्सिस पॉइंट करता है। थोड़ा और सिंपल करके समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई इंसान घूमती हुई ऑफिस चेयर पर बैठकर ठीक अपने सर के ऊपर सीलिंग फैन के सेंटर को देखे तो कमरे की बाकी हर चीज घूमती हुई लगेगी। हाँ, चेयर घूम रही है इसलिए। पर वो फैन का सेंटर हमेशा एक ही जगह स्थिर दिखेगा ना। हाँ। बस यही वजह है कि ध्रुव तारा कभी अपनी जगह नहीं बदलता। एक बार नॉर्थ दिशा मिल गई तो बाकी दिशाएं खुद निकल आती हैं। क्या बेहतरीन नेचुरल कंपास है ये। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ग्रहों की तरफ। आखिर ये प्लैनेट शब्द आया कहाँ से है? देखिए, प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स या घूमने वाले। हाँ। और जैसे हमने पहले बात की, इनके पास अपनी लाइट या हीट नहीं होती। और इन्हीं घूमने वाले ग्रहों, उनके उपग्रहों और सूर्य को मिलाकर जो परिवार बनता है उसे हम सौर मंडल कहते हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोमन मिथोलॉजी का लिंक है। रोमन कहानियों में सोल का मतलब सूर्य देवता होता था, इसीलिए इस पूरे परिवार को सोलर सिस्टम या सौरमंडल नाम दिया गया। और इस पूरे परिवार का बॉस या मुखिया सेंटर में बैठा है सूर्य। ये बेहद गर्म गैस से बना एक विशाल तारा है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते क्यों रहते हैं? अंतरिक्ष में कहीं उड़ क्यों नहीं जाते? ये सब बांध कर रखा है सूर्य के विशाल खिंचाव बल यानी ग्रेविटेशनल पुल ने। सूर्य पूरे सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। उसकी ग्रेविटी एक अनदेखी रस्सी की तरह काम करती है। पर अच्छी बात यह है दोस्तों कि पृथ्वी पर इसकी गर्मी जानलेवा नहीं होती, क्योंकि हम उससे काफी दूर हैं। हाँ, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। नोट कीजिए इसको दोस्तों, 150 मिलियन किलोमीटर। एक और हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि प्रकाश की स्पीड अंतरिक्ष में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। फिर भी इतनी तेज रफ्तार के बावजूद सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। सही कहा। यानी जो धूप हमें अभी लग रही है वो दरअसल 8 मिनट पुरानी है। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का डायरेक्ट सवाल है दोस्तों, इसलिए इसे दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सौरमंडल के 8 ग्रहों की। ये सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका रास्ता परफेक्ट सर्कल नहीं है। हाँ, वो गोल नहीं है। वो एक दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। इन रास्तों को उनकी कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ ग्रहों को उनकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं दोस्तों, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। ये डिवीजन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। शुरुआती 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। ये सूर्य के काफी करीब हैं और चट्टान यानी रॉक से बने हैं। और जो बाहरी 4 ग्रह हैं, जो आउटर प्लैनेट्स हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये आकार में बहुत विशाल हैं और गैस या लिक्विड से बने हैं। इसका लॉजिक बहुत क्लियर है दोस्तों। सूर्य के पास इतनी ज्यादा गर्मी थी कि शुरुआती ग्रहों के आसपास की हल्की गैसेस उड़ गईं और सिर्फ भारी चट्टानें बची रह गईं। वहीं दूर वाले ग्रहों तक गर्मी पहुंची नहीं तो वो अपनी गैस होल्ड कर पाए। क्या शानदार लॉजिक है। और एक और एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जर्वेशन है आउटर प्लैनेट्स के बारे में। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों तरफ रिंग्स यानी छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले किस चीज के बने होते हैं? ये दरअसल एस्ट्रॉयड, धूल और बर्फ के छोटे पिंडों का डिब्री है, जो इन ग्रहों की मैसिव ग्रेविटी की वजह से इनके चक्कर लगाते हैं। ये सीधा स्टेटमेंट एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। चलिए कुछ ग्रहों के स्पेशल फैक्ट्स भी देखते हैं। बुध यानी मर्क्यूरी सूर्य के सबसे करीब है, इसीलिए उसका रास्ता सबसे छोटा है और उसे एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं। सही कहा। उसके बाद नंबर आता है शुक्र यानी वीनस का, जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसे जुड़वा क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के जैसी ही है।
हालांकि वहां का माहौल बेहद गर्म है। अच्छा, एक नाम और आता था पहले, प्लूटो। हाँ, प्लूटो की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बड़ी मीटिंग हुई थी। उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो और एक और पिंड जिसका नाम सेरिस था, उनको ग्रह की कैटेगरी से निकालकर बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया जाए। ये डेट और डिसीजन एग्जाम के हिसाब से यूपीएससी का फेवरेट रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसकी वजह ये थी कि ग्रह होने के लिए उसको अपनी कक्षा के आसपास के इलाके को बाकी छोटे पिंडों से साफ रखना जरूरी था, जो प्लूटो नहीं कर पा रहा था। चलिए अब उस ग्रह पर आते हैं जो हमारा अपना घर है, पृथ्वी। सूरज से दूरी के हिसाब से यह तीसरा और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पर यहाँ एक बड़ी गलतफहमी होती है दोस्तों। कैसी गलतफहमी? सबको लगता है कि पृथ्वी एकदम गोल बॉल की तरह है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी चपटी है और इक्वेटर पर थोड़ी फैली हुई है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है। बिल्कुल। और ज्योग्राफी की भाषा में इस स्पेसिफिक आकार को भू-आब या जियोइड कहते हैं। भू-आब का मतलब ही है पृथ्वी के जैसा आकार। इसे नोट कर लीजिए। और अगर हम इसे अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत नीले रंग की दिखती है। इसीलिए इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्योंकि लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका है ना। एग्जैक्टली। साथ ही यहाँ ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर की ऐसी परफेक्ट लेयर है जो जीवन के लिए सबसे अनुकूल है। अब बात करते हैं हमारे एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की, यानी चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के व्यास का सिर्फ 1/4 है दोस्तों। फिर भी ये रात के आसमान में इतना बड़ा इसीलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे बेहद करीब है। सही कहा। इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और इसकी गति में एक ऐसा मैथमेटिकल कोइंसिडेंस है जिससे अक्सर ट्रिकी सवाल बनते हैं। वो कौन सा कोइंसिडेंस है? देखिए, चंद्रमा को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसे अपने खुद के अक्ष पर यानी एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में भी ठीक 27 दिन ही लगते हैं। यानी ऑर्बिट और स्पिन दोनों का टाइम एकदम सेम है। हाँ, इस फिनोमेनॉन को सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं। समझ आ रहा है ना? इसी वजह से हमें हमेशा चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखता है। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान किसी से हाथ मिलाकर उसके चारों तरफ घूमे, पर घूमते वक्त उसका चेहरा हमेशा उसी इंसान की तरफ हो। वाह, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। इस चक्कर में वो घूम भी लेगा और उसकी पीठ कभी दिखाई नहीं देगी। बस यही कारण है कि हम डार्क साइड ऑफ द मून कभी यहां से नहीं देख पाते। सही कहा। वैसे चंद्रमा से जुड़ा एक बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद की सतह पर पहला कदम रखा था। पर दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रहों के अलावा आजकल कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का भी बड़ा रोल है। हाँ, ये मानव निर्मित पिंड होते हैं जिन्हें रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इनका मुख्य काम संचार, जीपीएस और ब्रह्मांड की जानकारी इकट्ठा करना है। आईएसआरओ ने कई ऐसे सैटेलाइट्स भेजे हैं जैसे इनसैट, आईआरएस और एड्यूसैट। अंतरिक्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड्स। इन दोनों में कैंडिडेट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। फर्क समझना बहुत आसान है। तारों और ग्रहों के अलावा असंख्य छोटे चट्टान के टुकड़े भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। यानी ये टूटे हुए ग्रहों के हिस्से हैं। हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सदियों पहले किसी विस्फोट में अलग हो गए थे और इनकी लोकेशन सबसे खास है। ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक पट्टी यानी बेल्ट में पाए जाते हैं। ये पॉइंट यूपीएससी प्रीलिम्स का फेवरेट है दोस्तों। मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसे लिख लीजिए। तो फिर उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड्स सूर्य के चक्कर लगाने वाले पत्थरों के थोड़े और छोटे टुकड़े होते हैं। जब ये तैरते हुए गलती से पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं तो हवा के घर्षण या फ्रिक्शन से बहुत गर्म हो जाते हैं और फिर वो जलने लगते हैं, जिसे हम आम भाषा में टूटता तारा कह देते हैं। एग्जैक्टली। हालांकि वो तारा नहीं, जलता हुआ पत्थर होता है। और कभी-कभी जब कोई बड़ा उल्कापिंड पूरी तरह बिना जले ही धरती पर टकराता है तो वहां बड़े-बड़े क्रेटर्स बन जाते हैं। क्या जबरदस्त नेचुरल मैकेनिज्म है। अब इस ब्रह्मांड की विशालता का आखिरी लेवल देखते हैं दोस्तों, आकाशगंगा और उसके आगे का सफर। इसे एक जूमिंग आउट इफेक्ट की तरह देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है,
ये सौरमंडल एक बहुत बड़ी आकाशगंगा का हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। जिसे प्राचीन भारत में प्रकाश की एक बहती नदी समझा गया था। बिल्कुल। एक आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और विशाल गैस के गुब्बारों का पूरा सिस्टम होती है, और जब ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलती हैं तब जाकर इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये ऐसा स्केल है जिसे दिमाग पूरी तरह प्रोसेस भी नहीं कर पाता। चलिए दोस्तों, अब इस पूरे डीप डाइव को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और रिवीजन के नजरिए से समराइज करते हैं। मैं कुछ गोल्डन वन लाइनर्स बोलूंगा, उन्हें ध्यान से सुनना। हाँ, ये एग्जाम एंगल बहुत जरूरी है। पहला, पृथ्वी का आकार परफेक्ट गोल नहीं बल्कि भू-आब यानी जियोइड है। दूसरा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तीसरा, एस्ट्रॉइड बेल्ट हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच मिलती है। और चौथा, चंद्रमा का रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम दोनों एग्जैक्टली 27 दिन है। पांचवा, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और धूप को आने में 8 मिनट लगते हैं। और आखिरी, जो विज्ञानी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री या एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन काल के एक महान खगोल शास्त्री थे। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना एक बात है, पर एग्जाम के प्रेशर में रिकॉल करना अलग चैलेंज है। इसीलिए मेमोनिक्स बहुत काम आते हैं। बिल्कुल। सूर्य से दूरी के क्रम में 8 ग्रहों के नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है। MY, वेरी एफिशिएंट मदर, जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, इस लाइन के हर पहले लेटर में ग्रह का नाम छुपा है। M से मर्क्यूरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस और N से नेपट्यून। और एस्ट्रॉइड बेल्ट की एग्जैक्ट लोकेशन याद रखने के लिए एक बड़ा ही रिलेटेबल MB फॉर्मूला आप दिमाग में फिट कर सकते हैं दोस्तों। MB फॉर्मूला, ये क्या है? जैसे स्मार्टफोन में फोटोज और डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज MB यानी मेगाबाइट में होती है ना, ठीक वैसे ही स्पेस में M यानी मंगल और B यानी बृहस्पति के बीच बहुत सारे पत्थर यानी एस्ट्रॉइड स्टोर करके रखे गए हैं। वाह, माँ और बी के बीच एस्ट्रॉइड की मेमोरी स्टोरेज, ये बहुत अच्छा रिवीजन फॉर्मूला है। एकदम 10 सेकंड रिवीजन ट्रिक है ये। तो चलिए दोस्तों, अब इस चर्चा के उस मुकाम पर आते हैं जहां सीखने वालों की मेमोरी टेस्ट होगी। अब हम इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। आप लोग इनके जवाब कमेंट में जरूर देना। हाँ, और मैं ऑप्शन भी बताऊंगी। पहला सवाल, सप्तर्षि इनमें से किस बड़े नक्षत्र मंडल का हिस्सा है? A, ओरियन, B, सिग्नस, C, उर्सा मेजर या D, एंड्रोमेडा। सब कमेंट में टाइप कीजिए। अब अगला सवाल। दूसरा सवाल, आकार और आकृति में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? A, मंगल, B, शुक्र, C, बुध या D, यूरेनस। ये तो बहुत आसान है दोस्तों। तीसरा सवाल सुनिए। तीसरा सवाल, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इस वजह से इसके आकार को क्या नाम दिया गया है? A, वृत्ताकार, B, अंडाकार, C, दीर्घावृत्ताकार या D, भू आकार। अभी बताया था मैंने जियोइड के बारे में। चलिए, चौथा सवाल। चौथा सवाल, खगोलीय पिंडों में से किसके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है? A, ग्रह, B, तारा, C, उपग्रह या D, क्षुद्र ग्रह। बहुत बढ़िया। अब पांचवा सवाल सुनिए दोस्तों, ट्रिक याद करके जवाब देना। पांचवा सवाल, क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच मिलते हैं? A, मंगल और बृहस्पति, B, पृथ्वी और मंगल, C, शुक्र और पृथ्वी या D, बृहस्पति और शनि। MB ट्रिक दोस्तों। छठा सवाल। छठा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में प्लूटो को किस नई श्रेणी में डाल दिया? A, क्षुद्र ग्रह, B,
उल्का पिंड, सी बौना ग्रह या डी उपग्रह? ग्रेट, 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल, प्राचीन भारत में आकाशगंगा की कल्पना किस रूप में की गई थी? ए प्रकाश की बहती नदी, बी तारों का छत्ता, सी स्वर्ग का रास्ता या डी बादलों का महल? इंट्रो में ही बताया था हमने ये। आठवां सवाल सुनिए। 8वां सवाल, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है जो हमें प्रकाश देता है? ए ध्रुव तारा, बी सीरियस, सी सूर्य या डी प्रॉक्सिमा सेंटोरी? इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। नौवां सवाल पर आते हैं। 9वां सवाल, चंद्रमा को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? ए 15 दिन, बी 24 दिन, सी 27 दिन या डी 30 दिन? सिंक्रोनस रोटेशन याद रखिएगा। दसवां सवाल। 10वां सवाल, हमारे सौरमंडल में बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या खास चीज पाई जाती है? ए बर्फ के पहाड़, बी छल्ले, सी बहुत सारा पानी या डी आग के बादल? और अब आखिरी सवाल। 11वां सवाल, खगोलीय पिंडों और उनकी गति का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? ए भूगोलवेत्ता, बी ज्योतिषी, सी वैज्ञानिक या डी खगोल शास्त्री? उम्मीद है आज का ये सेशन आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर गया होगा दोस्तों। सारे क्वेश्चंस के जवाब कमेंट में लिख देना, हम बेस्ट और राइट आंसर्स को पिन करेंगे। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि हर नया चैप्टर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जाने से पहले एक बात सोचिए, अगर ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं और वो लगातार फैल रही हैं, तो इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर के बाहर क्या होगा? इस बारे में खुद से थोड़ा डीप डाइव कीजिएगा। एकदम माइंड बेंडिंग थॉट है ये। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा बताइए, और हाँ, जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब देना बिल्कुल मत भूलना। जिसका जवाब सही और अच्छे से होगा उसको पिन किया जाएगा। अगर आपको कोई विशेष क्लास या विषय की वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके बताना। तब तक के लिए थैंक यू। आप सब अपना ख्याल रखना। बाय। जय हिंद।